तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों के भारत दौरे की। इमानुएल मैक्रों 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। वो आज जयपुर पहुंचे। राष्ट्रपति मैक्रों गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति का जयपुर में गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जयपुर के विश्व प्रसिद्ध जंतर मंतर को देखा। इसे विश्व की सबसे पुरानी खगोलीय वेधशाला के तौर पर भी जाना जाता है। तो विश्व की सबसे पुरानी वेधशाला के तौर पर जाना जाता है जयपुर का जंतर मंतर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पे इमानुएल मैक्रों ने इसको देखा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों का जयपुर में भव्य स्वागत हुआ। दोनों नेताओं ने के अभिनंदन के लिए सड़कों पर भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। लोगों ने इनके काफिले पर पुष्प वर्षा भी की। पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए आभार जताया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने जयपुर के प्रसिद्ध हवा महल का भी दौरा किया। ये महल अपनी सुंदर वास्तुकला के लिए दुनिया भर में मशहूर है। तो जंतर मंतर के अलावा हवा महल का भी दौरा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने जयपुर के बाजार का भी दौरा किया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने सुंदर कलाकृतियों को देखा। फ्रांस के राष्ट्रपति ने भारत की कैश रहित भुगतान प्रणाली के बारे में भी जानकारी दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने जयपुर में चाय का भी आनंद लिया। दोनों नेताओं ने कुल्हड़ वाली चाय का जायका लिया। तो किन मायने में महत्वपूर्ण है भारत फ्रांस का ये जो संबंध है, और किन मायनों में महत्वपूर्ण है इमानुएल मैक्रों का ये दौरा, इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा विशेष का यही विषय है। आज का हमारा विशेष है भारत फ्रांस संबंधों का स्वर्ण युग। भारत फ्रांस संबंधों का स्वर्ण युग, किस तरह से ये स्वर्ण युग है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान अशोक सज्जनहार, जो कि पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, वो हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। आज का विशेष भारत फ्रांस संबंधों का स्वर्ण युग। अशोक सज्जनहार जी, बहुत स्वागत है आपका। अशोक सज्जनहार जी, सबसे पहले तो जो हम ये कहते हैं कि किन मायनों में और क्यों खास है ये दौरा, किस तरह से समझाएंगे, क्योंकि छठी बार कोई फ्रांस का नेता, और सबसे अधिक बार ऐसा है कि वो जो राजपथ की अब कर्तव्य पथ है जिसको कहते हैं, उसकी परेड में वो शामिल होगा। गणतंत्र दिवस समारोह में वो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होगा। तो किस तरह से इस दोस्ती को परिभाषित करेंगे, किस तरह से इसको बताएंगे?
देखिए, मैं समझता हूं जो भारत और फ्रांस के बीच में बहुत विश्वसनीयता आ गई है, बहुत ट्रस्ट आ गया है, बहुत कॉन्फिडेंस आ गया है। और हमने ये देखा है जो पिछले कुछ समय में, क्योंकि हमने देखे हैं बहुत सारे जिसे कहा जाता है ब्लैक स्वान इवेंट्स। पहले कोविड-19 हुआ, फिर हमने देखा जो ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ, अभी हाल ही में 110 दिन पहले इसराइल और हमास में। तो बहुत ही पूरी दुनिया में अनिश्चितता हो गई है, बहुत अनसर्टेनिटी हो गई है। तो यहाँ पर हमको ट्रस्टेड पार्टनर्स की ज़रूरत है। और उसमें अगर देखा जाए तो भारत और फ्रांस का दर्जा बिल्कुल ही ट्रस्टेड पार्टनर का है। अभी हम दोनों देश 25 साल मना रहे हैं अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के, अपने सामरिक सहयोग के। 1998 में ये शुरुआत हुई थी और जैसे आपने निखिल जी स्वयं कहा, जो ये छठी बार है जो जी। कोई फ्रांस का राष्ट्रपति भारत में निमंत्रित किया गया है गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में। तो ये सबसे, और अभी जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आए हैं, इनका भी अगर देखा जाए जो कैसे उनको निमंत्रण दिया गया, ये भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी और हमारी सरकार के लिए जिसे कहा जाए पहली चॉइस नहीं थी। पहली चॉइस राष्ट्रपति जो बाइडेन को हमने इनवाइट किया था, जो वो यहाँ पर आए मुख्य अतिथि के रूप में, परंतु वो क्योंकि वहाँ पर अब अमेरिका में इलेक्शंस हो रहे हैं, उनको और कुछ वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई ज़रूरी काम के लिए, वो नहीं आ पाए। तो जी। हमने जैसे ही भारत ने ये न्योता फ्रांस को भेजा, तो बिना किसी हिचकिचाहट के, बिना किसी दिक्कत के फ्रांस में राष्ट्रपति ने एकदम उस न्योते को कबूल कर लिया। और मैं समझता हूँ जो ये दोनों देशों के बीच में और दोनों नेताओं के बीच में जितनी अच्छी समझ है, जितना अच्छा विश्वास है, उसी का ये द्योतक है। और इसी को जो दोनों देशों के सहयोग है, जो पिछले 25 साल से हम देख रहे हैं आगे बढ़ रहा है, परंतु पिछले 8-10 साल में इसने और जोर पकड़ा है और तेजी पकड़ी है। तो इस विजिट से इसको और शय मिलेगी और इसमें ऊर्जा आएगी और इसमें इसको हम आगे ऊंचाइयों तक ले जा पाएंगे। जी, निश्चित तौर पर जब हम भारत फ्रांस संबंधों की बात करते हैं सज्जनहार जी, तो रक्षा संबंध, रणनीतिक संबंध, इनकी चर्चा जरूर होती है। और जब इस बार के अगर हम ये देखें अभी की तक की जो ताज़ा स्थिति है दोनों देशों के बीच में रक्षा संबंधों की, रणनीतिक संबंधों की, तो वो भी जानना चाहेंगे आपसे। आप कैसे उनको विस्तार देंगे और इस विजिट के बाद इसमें और ये कितना और सुदृढ़ होगा, क्या लगता है आपको? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो रक्षा संबंध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच में। हमने देखा है जो पहले हम फ्रांस से मिराज जेट्स हमने इंपोर्ट किए थे, आयात किए थे, और वो बड़ी अच्छी तरह भारत की जो सुरक्षा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी भी मिलिट्री एविएशन में हम अगर देखें तो राफेल जेट्स हमने पहले लिए 36, अभी और हम लेने वाले हैं वहाँ से। और अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसमें भी, नेवी के लिए भी हम राफेल जेट्स ले रहे हैं। तो वो भारत की सुरक्षा को और ज़्यादा सुदृढ़ और सक्षम बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके अलावा हमने वहाँ से स्कॉर्पियन पनडुब्बियाँ भी ली हैं, जो कि भारत की, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जो न केवल इंडियन ओशन में, न केवल भारतीय महासागर में, परंतु पूरे इंडो पैसिफिक में जो मैरीटाइम डोमेन है निखिल जी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसमें अगर देखें हम इंडो पैसिफिक का, तो फ्रांस के भी बहुत एसेट्स हैं यहाँ पर इंडियन ओशन में, अरेबियन सी में, यूनियन आइलैंड्स हैं। वहाँ पर अगर हम देखें पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में, तो वहाँ पर कैलेडोनियन आइलैंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे टापू हैं, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं। तो मैं समझता हूँ जो अगर यूरोपीय देशों को हम देखें तो फ्रांस ही शायद एक ऐसा देश होगा, यूनाइटेड किंगडम का भी है, डिगो गार्सिया का है, परंतु फ्रांस का सबसे ज्यादा व्यापक यहाँ पर प्रेजेंस है। और जो भारत का नजरिया है इंडो पैसिफिक पर और जो फ्रांस का नजरिया है इंडो पैसिफिक पर, वो बिल्कुल ही समान रूप का है। अगर हम देखें जो हमारी सामरिक तरीके से जैसे भारत आतंकवाद के विरुद्ध काम कर रहा है, वैसे फ्रांस बिल्कुल भारत के साथ खड़ा है। जब भी भारत को जरूरत पड़ी है निखिल जी, पिछले कुछ 20 साल में, 25 साल में, परंतु पिछले 8-10 साल में मैंने कहा जो इसको ज्यादा और ऊर्जा मिली है, तो उसमें भारत का साथ पूरे तरीके से बिना किसी हिचकिचाहट के फ्रांस ने दिया है। आपको मालूम है 1998 में जब हमने अपना
बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, तो उसमें हालांकि और देशों से उसके ऊपर प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं रही, विपरीत रही, परंतु फ्रांस का जो नजरिया था वो बिल्कुल उसने समझा जो भारत को ये अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन टेस्ट क्यों करना था, क्योंकि हमारे दोनों तरफ हमारे जो पड़ोसी हैं जिनके साथ हमारे संबंध मधुर नहीं हैं, हॉस्टाइल है, एडवर्सेरियल नेशंस हैं, चीन भी है, पाकिस्तान, और दोनों ही न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं। तो इसीलिए भारत को अपनी सुरक्षा के लिए ये बिल्कुल जरूरी था। न फ्रांस ने भारत की किसी प्रकार से कटु आलोचना की, परंतु भारत के साथ अपने सुरक्षा संबंधों को और आगे बढ़ाता गया। और अभी हाल में भी अगर हम देखें निखिल जी, तो चाहे ये रूस और यूक्रेन का युद्ध हो, तो भारत की जो पोजीशन है, भारत का जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसका पूरी तरीके से फ्रांस ने उसका अनुमोदन किया है। अगर आप देखें, फ्रांस की अपनी भी जो नीति है वो भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की है। तो इसमें मैं समझता हूं जो दोनों देशों के बीच में बहुत अधिक तालमेल है, और इसको जो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ये जो दौरा है, जो वो मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, तो उससे हमारे संबंधों को और आगे ऊंचाई तक पहुंचाने में सहायता मिलेगी। जी, निश्चित तौर पर एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से भारत का कद बढ़ रहा है, और चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में, जैसे कि रक्षा के क्षेत्र में आपने विस्तार से जानकारी दी, व्यापार के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों में फ्रांस के साथ ही नहीं और दुनिया भर में बढ़ रहा है। मल्टी जो लेटरल फोरम्स हैं, चाहे वो यूएन हो, वहाँ पर जब विस्तार की बात आती है और दुनिया में जब भारत अपनी बात रखता है, फ्रांस लगातार उसको बैक करता रहा है। किस तरह से एक प्रमुख सहयोगी के तौर पर दुनिया भर में, जैसा कि आपने कहा कि जब यहाँ पर परमाणु का टेस्ट किया गया था तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा हुआ था, तो वो जो एक ट्रेंड है वो अभी भी बरकरार है। किस तरह से देखते हैं इसको? जी, मेरे विचार से देखिए, अभी तक बरकरार नहीं है, परंतु इसमें और भी ज्यादा हमारी सहायता कर रहा है जो भी है, चाहे मल्टीलैटरल लेवल पर। जैसे अगर हम देखें, जो जब हमने मसूद अजहर के विरुद्ध किया, जो उसको डेजिग्नेट किया जाए यूनाइटेड नेशंस के जो टेररिस्ट संख्या है उसमें उसको शामिल किया जाए, तो आपको मालूम है जो 2009 में इसको शुरुआत की गई, चीन ने पहले इसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगाया, फिर उसके बाद प्रयास किया गया, फिर उसके ऊपर टेक्निकल होल्ड लगाया, परंतु ये फ्रांस था कुछ और देशों के साथ मिलकर, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर, उन्होंने कहा जो इसको चीन को या तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा जो क्यों वो टेक्निकल होल्ड लगा रहा है, नहीं तो हम पूरे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे को लेकर आएंगे। तो चीन को हटना पड़ा पीछे। ऐसे ही और भी ऐसे मुद्दे आए जिसमें कि चीन को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का अगर हम विस्तार देखें, तो उसमें भी फ्रांस बिल्कुल सबसे आगे सामने खड़ा है। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसका विस्तार होना चाहिए और उसमें भारत को सम्मिलित करना बिल्कुल ही जरूरी है। तो ये हो या फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जिसमें भी चीन अड़ंगा बना हुआ है भारत की सदस्यता को लेकर, तो उसमें भी फ्रांस हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है, और भारत की जो हित हैं उनको आगे ले जाने का, जो भी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं निखिल जी, उसमें आगे ले जाने का भारत के साथ पूरी तरीके से सहयोग करता है। जी, निश्चित तौर पर तो ये दौरा सभी की निगाहें होंगी और निश्चित तौर पर फ्रूटफुल होने जा रहा है, जैसा कि आपने कहा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए अशोक सज्जनहार जी, हमारे दर्शकों के साथ अपने विचार साझा करने के लिए। बहुत धन्यवाद।